ओके, बाकी अगर छूट गया तो बाद में नोट करना। मैं स्टार्ट करता हूं सीधा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये वाला टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है। 3 वर्ड्स पहले आप समझना। सबसे पहला, लिमिट्स। किसी भी फंक्शन की लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती है और कब नहीं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। अब लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है फंक्शन का कंटिन्यूअस होना, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। समझ गए ना ये चीज। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। तो तीनों चीजें बैक टू बैक कनेक्टेड है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले मैं लिमिट्स वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हुए आगे फिर डिफरेंशिएशन पे आऊंगा। तो पहले ये देखना, आपको 3 अलग अलग ग्राफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4। सबसे फर्स्ट वाले ग्राफ वैल्यू है वो ये है। तो पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है। ए के पहले फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, मान ए के बाद फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2। क्लियर। तो अगर मैं पॉइंट ए के लेफ्ट वाली वैल्यू को लूंगा तो 1 है और राइट वाली वैल्यू क्या है, 2 है। तो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू राइट हैंड वाली वैल्यू मैच नहीं कर रही है। और अगर थोड़ा बहुत याद होगा, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, पॉइंट ए पे। क्या ये क्लियर हो गया सबको। और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है पॉइंट ए पे, तो ये फंक्शन ए पे डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस को देखने का दूसरा नजरिया भी समझो। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, मुझे यहां पर पेन उठा के यहां रखना पड़ा, तो पेन उठाते समय एक डिसकंटिन्यूटी हुई, तो इसलिए भी ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। कौन से पॉइंट पे, ए पे। समझ में आ गया सबको। अगले पॉइंट पे आते हैं यहां पर। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, मुझे ग्राफ बनाते समय ये लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू दोनों एक ही तरफ कोइंसाइड कर रही है, तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, ये बोला जाएगा। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बीच में एक अननोन वैल्यू आ रही है। तो ये वाली वैल्यू अननोन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, ए पे। क्या ये क्लियर हो गया। थर्ड केस पे आते हैं। तो थर्ड केस में भी अगर सेम टाइप की चीज आपको दिख रही है, ए के पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन ए पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। क्लियर हो गया ये चीज। यहां पर ए पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, लेकिन यहां पर फंक्शन ए पे डिफाइंड है लेकिन वैल्यू अलग है। तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन का लिमिट ए पे एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन इस वाली कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम जगह पे आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू भी ए पे सेम है। तो ये वाला एग्जांपल है कंटिन्यूअस फंक्शन का, पॉइंट ए पे। क्लियर हो गया ये चीज। अब मैं अगर इन तीनों को लिखूं कि किस तरीके से लिखा जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL से शो किया जाता है। LHL एट x इज इक्वल्स टू a is not equal to RHL at x is equals to a। समझ में आई ये चीज। तो इसलिए लिमिट x tends to a f of x does not exist, does not exist। ये फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए ऐसा कुछ होगा। क्लियर सबको ये चीज। सेकेंड वाले ग्राफ के लिए क्या लिख सकते हैं हम, LHL at x is equals to a is equals to RHL at x is equals to a। ये LHL RHL दोनों सेम है, but f of a is not defined, is not defined। ठीक है। इसका मतलब लिमिट x tends to a f of x exist, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा बट f of x is not continuous, is not continuous at x is equals to a। लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होगा a पे। ये मेंशन करना जरूरी है, at x is equal to, क्योंकि बाकी सारी जगह ये कंटिन्यूअस है, सिर्फ a पे डिसकंटिन्यूअस। क्लियर सबको ये चीज। हाँ,
नेक्स्ट केस पे आते हैं, तो नेक्स्ट केस में क्या लिखा है, LHL at x is equals to a is equals to RHL at x is equals to a. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, लेकिन ये एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। एफ ऑफ ए यहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, यहां कर रहा है, लेकिन ये तीनों चीजें बराबर नहीं है। समझ गए ये चीज? इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और लास्ट कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है, LHL, RHL और एफ ऑफ ए तीनों चीजें सेम है, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। क्लियर? ये क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड एफ ऑफ ए इज कंटिन्यूअस। अब ये अगर सिर्फ इतना लिख दो ना, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। तो कहां पर कंटिन्यूअस है बताना पड़ेगा। थ्रू आउट इट्स डोमेन ये बोल सकते हो, या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ये भी बोल सकते हो, जिसपे भी ये फंक्शन डिफाइंड है। समझ में आ गया? तो ये माइंड में एकदम क्लियर ना? अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हर कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या हर फंक्शन जो ए पे कंटिन्यूअस है उसकी लिमिट ए पे एग्जिस्ट करेगी, ट्रू या फॉल्स? अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? सोचो अच्छे से। अगर कोई फंक्शन, जैसे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये ए पे कंटिन्यूअस है, ए पे कंटिन्यूअस है, तो ए पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं समझ में आ रहा है? करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ क्या सेम होना चाहिए, LHL और RHL। क्या ये क्लियर हो गया दिमाग में एकदम? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL सेम होना चाहिए, और कंटिन्यूअस के लिए तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। ओके? क्या हर वो फंक्शन जिसका ए पे लिमिट एग्जिस्ट करता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा ए पे? सोचो और बताओ। अगर कोई फंक्शन का ए पे लिमिट है, तो क्या वो फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? ये एग्जांपल है सामने। LHL RHL सेम है ए पे, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये ए पे डिसकंटिन्यूअस है। ये भी वही एग्जांपल है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये एकदम दिमाग में क्लियर रख लो, हर कंटिन्यूअस फंक्शन ए पे उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं। ओके, तो ये क्लियर, हटा दो फिर इस चीज को मैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो यहां कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं LHL RHL की। क्लास 11th का ही पार्ट है, तो ज्यादा इसमें बहुत कुछ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि अभी हमने देखा LHL एट एक्स इज इक्वल टू ए, RHL एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये दोनों सेम होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका बस मैं यहां पर बता रहा हूं। जैसे ना x इज इक्वल टू ए पे हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, LHL निकाल रहे हैं, तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस का मतलब क्या है, a के पहले वाले फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x, या एक और तरीका इसको लिखने का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसका मतलब है h एक बहुत छोटी वैल्यू है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 0 के आसपास है, और हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं जब f जो है या a जो इनपुट जो है वो a से थोड़ा सा छोटा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज, a माइनस h। तो कई जगह ये वाला तरीके से यूज करते हैं, कई जगह पे ये वाला तरीका यूज किया जाता है। आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो आप क्या चीज नोट करोगे मैं बता देता हूं, आप बस ये लिख लो यहां पर, आप इस तरीके से लिखो, LHL एट x इज इक्वल्स टू a, ये निकालने के लिए ये तरीका यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन का।
ठीक है, इसको लिखो फटाफट अच्छे से, क्योंकि भले अभी समझ में आ गया पुरानी चीजें, लेकिन भूल जाते हो बार बार, इसलिए लिखना जरूरी है। और नीचे वाले पार्ट में यहीं पर हम लिखेंगे RHL at x is equals to a is equal to x tends to a प्लस हो जाएगा और यहां पर f of a प्लस h हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली मैं बस ये दो फॉर्मूले लिखने के लिए बोलना चाहता हूं। ये वाला फॉर्मूला जो दिख रहा है और नीचे वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है LHL और RHL निकालने का, हो गया? नोट कर लिया सबने? 11th में ही पढ़ा था तो याद होगा थोड़ा बहुत तो। हो गया, हटा दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स समझ लेना ध्यान से। मान लो अगर हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों में बाहर लगा है लिमिट x टेंड्स टू a, दोनों फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, तो लिमिट को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ गए ना? उसके बाद अगर मान लो फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और सीधे फंक्शन में लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लीकेशन में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स में अलग लिमिट लगाओ, जी ऑफ एक्स में अलग लिमिट लगाओ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वैसा ही डिवीजन में भी अप्लाई होता है। तो ये क्लास 11th में जो पढ़ा था वही चीज रिकॉल करवा रहा हूं। फिर इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका लिमिट निकालने के लिए कैसे किया जाता है? जैसे मान लो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसके टर्म्स है a0 a1x a2x स्क्वायर, इस तरीके से। मान लो आप f ऑफ x का लिमिट लगा रहे हो, x टेंड्स टू a पे इसकी लिमिट निकाल रहे हो, तो क्या होगा? सीधे सीधे फंक्शन f ऑफ x जो है उसमें आप x की जगह पे क्या पुट कर दोगे? a पुट कर दोगे। जो भी आएगा वो उस फंक्शन की क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। समझ गए ना ये चीज? तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका लिमिट निकालने का किसी भी फंक्शन का। आगे बढ़ते हैं, इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम सीधे सीधे लिमिट रख देते हैं। ओके, लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कभी कभी फेल हो जाता है। कब और कैसे वो देखो। जब अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, आप लिमिट लगाते हो, लिमिट लगाने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो जाए, तो ये तरीका फेल हो गया। एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब अगर आप यहां लिमिट लगाओगे तो ऊपर में 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0, तो 0 बाय 0 आ जाता है, तो लिमिट फेल हो जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। जैसे पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, नीचे में भी क्या आ गया? x माइनस 2, फिर ये दोनों कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो सीधे लिमिट लगा दो, तो x की जगह 2 डाल दो तो कितना हो जाएगा? 4। क्या ये समझ गए? कई बार फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में हम रैशनलाइजेशन मेथड भी लगाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा रैशनलाइजेशन मेथड की भी। ठीक है, और सबसे इजी तरीका जो होता है वो होता है एल हॉस्पिटल रूल, जो आप लोगों के सिलेबस से हट गया है, लेकिन वो सबसे आसान तरीका होता है। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसका लिमिट निकाल सकते हो। वो मैं बताता हूं एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते? ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते। डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो याद होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, और इसका तो हो गया 0। तो डिफरेंशिएट करने के बाद फिर लिमिट लगा देते हैं, मतलब x की जगह पे क्या पुट कर देना? 2 पुट कर देना, तो क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है लिमिट लगाने का।
अगर मान लो ऐसा वाला कंडीशन आ जाता है 0/0, इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, तो रैशनलाइजेशन का कुछ एग्जांपल हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी मैं हटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट वाले फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये वाला है। तो ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है मान लो, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल पता है तो भी ये फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे। कैसे? एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ जल्दी? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका तो 0 हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा 1। अब इसमें लिमिट लगा दो, मतलब एक्स की जगह पे ए डाल दो, तो क्या बन जाएगा एन ए की पावर एन माइनस वन। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता था क्लास 11th में, याद होगा। साइन एक्स बाय एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। इसको भी भूल गए तो एल हॉस्पिटल लगा लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद है? कॉस एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1, नीचे वाला 1 हो गया, ऊपर वाला कॉस एक्स। लिमिट लगा दो, एक्स की जगह 0 डालो, कॉस 0 क्या हो जाता है 1। समझ गए ना ये चीज? तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला याद रखो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आती है 0। अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, वो 0/0 आता है, इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टी बनी है। tan x बाय एक्स की वैल्यू भी कितनी होती है 1। ठीक है। ये वाले फॉर्मूले तुम लोगों के सिलेबस में बहुत कम यूज होते थे और बहुत कम चांसेस है आने के, लेकिन कुछ एक प्रश्न अगर आ गए तो ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। क्लियर ये चीज? अच्छा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला वैसे ये वाला है, जो भी 11th में भी होगा और 11th में भी हुआ था और 12th में भी होगा। इसको अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसा रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती है 1। ये ध्यान में रखना है। तो जो साइन के एंगल में है वही उसके क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। ओके, ये हटा दो फिर मैं, हो गया तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स एक बार डिस्कस करते चलते। ये फॉर्मूले मुझे तुम लोगों की कॉपी में चाहिए, अभी नहीं लिख रहे हो तो जगह छोड़ दो, लेकिन बाद में ये लिख के रखना है पूरा। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यहां से कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसे लिखने की जरूरत नहीं, इसका आंसर बता दो बस मुझे। कैसे निकालेंगे इसकी लिमिट आयुष? इसमें सीधे सीधे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा सबका। ओके, तो स्किप कर दें फिर इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने देख रहा है, बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करने पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 0। तो फिर क्या करें अभी यहां पर? हाँ, तो यहाँ एल हॉस्पिटल लगा दो या फिर फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन से क्या हो जाएगा? अच्छा, एल हॉस्पिटल से क्या हो जाएगा, ऊपर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8x, नीचे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, ये 2 से कटेगा तो क्या बचा 4x। अब x की जगह पे क्या डाल दो 1/2, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फटाफट सॉल्व करते चलना, पेन चालू रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, ये एल हॉस्पिटल से बना रहे होगे, है ना? ठीक है, तो 3x² ऊपर वाले का डेरिवेटिव, x की जगह पे 2 डाला तो आंसर आ गया 12। और अगर वो नहीं तो तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a³ माइनस b³ की। कितने बच्चों को ये आइडेंटिटी याद है? किसी को नहीं है? ये बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। अभी यूज नहीं हुआ तो ये मतलब नहीं कहीं यूज नहीं होगा, ये आगे जाके यूज होगा ही, तो ये ध्यान में रखो। a³ माइनस b³ अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज में लिख दो इसको। और a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी अंडर ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद नहीं है। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखो, ये एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना आसान नहीं है ना? तो कैसे सॉल्व करेंगे और क्या होगा आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा √2। कैसे? क्योंकि यहां सीधे सीधे लिमिट लगा सकते हैं हम। एक्स की जगह पे क्या डाल दो? 0। वो सिंप्लीफिकेशन तब करना है जब क्या हो? 0/0 आ जाए। समझ गए ना? तो ऊपर में क्या आ जाएगा? √2 प्लस √2, नीचे में क्या आ जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 2√2/2। तो ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? √2। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन। क्या आ रहा है आंसर पीहू? कितना आ रहा है? क्या है करेक्ट आंसर और कितना आ रहा है बताओ जल्दी। इतना टाइम लगा रहे हो? 1 - 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √12 ऐसे ही होगा। तो हो जाएगा -3/3 माइनस, इसे लिख सकते हैं 2√3। ये लिख सकते हैं। रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 + 2√2 से। नीचे भी आ जाएगा 3 + 2√2। फिर उसके बाद 2√3 है ना, ये 3 + 2√3। फिर कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर में -3 × 3 + 2√3। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये हो जाएगा 12। तो -3 3 + 2√3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? -3। -3 कट, तो आंसर कितना आ गया? 3 + 2√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। इतना क्यों टाइम लग रहा था? आया कि नहीं आया सबका? आ गया ना? क्या कैलकुलेशन में गलती की अनन्या? हाँ, अभी समझ में आ गया? हटा दूं? ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये सीधे लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें देखो LHL और RHL वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। पूछा गया इस क्वेश्चन में, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा? इसका लिमिट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट पूछ रहा है। कहां पर पूछ रहा है? x = 1 पे। तो देखो, RHL निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? देखिए, RHL एट x = 1 निकालना है। तो इसका मतलब कैसे लिखते हैं इसको? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) ऐसा लिखते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो 1 प्लस मतलब जब x 1 से बड़ा है तो f(x) की वैल्यू क्या है? तो x 1 से बड़ा कौन सी कंडीशन में? देख लो, सेकेंड वाली कंडीशन में। तो हम यहां पर क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इस 1 प्लस को 1 बना देंगे और फंक्शन की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 2 - x²। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब उसके बाद लिमिट डाल दो, मतलब x की जगह पे क्या डाल दो? 1 डाल दो। 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? ये 1। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, RHL मतलब 1 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेना है ये कैसे डिसाइड करना है? x जब 1 से बड़ा है। तो x 1 से बड़ा कौन सी कंडीशन में, वो देख लेना है। ठीक है। तुम लोगों को याद होगा एक और फॉर्मूला मैंने बताया था RHL का, स्टार्टिंग में अभी तुम लोगों ने लिखा था। क्या था वो फॉर्मूला? एक बार बताना। लिमिट, लिमिट क्या था? h टेंड्स टू 0 f(a + h) ये था। तो यहाँ a वो पॉइंट है जिसपे हम लिमिट निकाल रहे हैं। तो a की वैल्यू इधर पे कितनी हो गई? 1 हो गई। क्या ये क्लियर? अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसको अप्लाई करके कैसे हम RHL निकालते हैं। तो देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये देखोगे f(a + h) की वैल्यू क्या होगी? 1 + h की वैल्यू क्या होगी? तो 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा? ये वाला। तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे और x की जगह पे क्या डाल देंगे? 1 + h डाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 -
1 प्लस एच का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्या ये समझ में आया? अब लिमिट लगा देंगे, मतलब एच की जगह पे क्या डाल देंगे? 0। तो ये कितना हो जाएगा फिर से 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1। क्या ये समझ में आ गया सबको? दोनों वेज से मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ना ये वाला तरीका इजी होता है, कुछ में ये वाला तरीका इजी होता है, तो आपको दोनों सीखना है। वैसे ज्यादा स्टैंडर्ड लोग ये वाला बोलते हैं, एच वाला तरीका, बट मैं आपको सजेस्ट करूं आप इसी को प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस के लिए ये तरीके फॉलो कर सकते हैं। ओके, अच्छा मेरा ये क्वेश्चन है, अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा होता तो क्या आंसर होता? तो क्या आ जाता है? लिमिट एक्स टेंस टू, यहां पर क्या आ जाता? 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम कौन सी लेते? जब एक्स 1 से छोटा है, मतलब ये वाली, है ना? और एक्स की जगह पे क्या डाल देते? 1 डाल देते। 1 डाल दे तो एलएचएल की वैल्यू कितनी आ जाती है? यहां पर 2 आ जाती। क्या ये क्लियर है सबको? अब अगर मेरा ये क्वेश्चन होता कि बताओ ये फंक्शन की 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब अगर क्वेश्चन ये होता कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या है बताओ? लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस फंक्शन की एक्स टेंस टू 1 पे लिमिट क्या है? तो आपका आंसर होता डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब दोनों लिमिट क्या है? सेम आए। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो इसकी 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं है? क्योंकि लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ गया ये चीज? ओके, तो ये क्लियरिटी आ रही है कि नहीं, बताओ जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉडुलस फंक्शन आपको बहुत परेशान करता है, तो मॉडुलस फंक्शन को मैं एकदम अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझो। पहले यहां पर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन की दो वैल्यू है। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। और x 3 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू है। अब मॉड फंक्शन के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि देखो क्या होता है, अगर मॉड x है तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? x या फिर माइनस एक्स। x कब लेते हैं? कंडीशन बताओ। जब इनपुट वाला नंबर क्या हो? 0 से बड़ा हो। और माइनस एक्स कब लेते हैं? जब ये 0 से क्या होता है? अब मॉड x प्लस ए जब होता है तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या क्या लेते हैं? एक तो वही पॉजिटिव और दूसरा वही वाला नेगेटिव। पॉजिटिव कब लेते हैं? जब x क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? गलत, माइनस ए। और ये कब लेते हैं? जब x लेस देन क्या होता है? माइनस ए। समझ गए? और मॉड x माइनस ए यदि है तो बताओ वैल्यू क्या क्या लेंगे फंक्शन की? x माइनस ए और माइनस ऑफ x माइनस ए। ऊपर वाली वैल्यू कब लेंगे? x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो? a। नीचे वाली कब लेंगे? जब x लेस देन क्या हो? a। ये चीज दिमाग में घुस जानी चाहिए मॉडुलस फंक्शन के लिए। समझ गए ना? ये मॉड x पे ये है, बीच में x प्लस ए आ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कब? अब यहां पर कंफ्यूजन होता है, तो सिंपल तरीका, अंदर वाला जो टर्म है ना उसको इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ए। तो ये देख लो, माइनस ए से बड़ा तो पॉजिटिव, माइनस ए से छोटा तो नेगेटिव। अंदर वाले को इक्वल टू 0 करो तो x क्या आ गया? a। तो a से बड़ा तो पॉजिटिव, a से छोटा तो नेगेटिव। क्या ये क्लियर? ये 50 बार यूज होगा, हर चैप्टर में यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशिएशन में भी, हर जगह पे, तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस से इस क्वेश्चन पे। तो यहां पर देखो कौन सा पैटर्न मैच कर रहा है, सबसे लास्ट वाला है। तो इस फंक्शन की वैल्यू हम कौन कौन सी लेंगे? एक बार क्या लेंगे? x माइनस 3। एक बार क्या लेंगे? माइनस ऑफ x माइनस 3। ये क्लियर हो गया? अब x माइनस 3 कब लेंगे? बोलो जल्दी। जब, अच्छा अपॉन वाला भी x माइनस 3 है ना, मैं वो भूल गया था। अपॉन में इसके क्या है? x माइनस 3। इसके भी अपॉन में क्या है? x माइनस 3। मैं सिर्फ मॉड वाले को रख रहा हूं। अभी क्लियर? हाँ, अब ये पॉजिटिव वाला कब लेंगे बताओ? कंडीशन x क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। नेगेटिव वाला कब लेंगे? जब x क्या हो? लेस देन 3। अच्छा, इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 3 लेंगे। समझ गए ना? क्योंकि इक्वल टू 3 पे तो ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है हमको।
क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर मान लो इस फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां x माइनस थ्री कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है। कब 1 है? जब x ग्रेटर देन क्या है? 3। फिर उसके बाद जब x लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। जब x इज इक्वल टू 3 है फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। क्या ये क्लियर सबको? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x क्या होगा? तो ये पता चलेगा हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। तो पहले आप निकालोगे कि LHL क्या है। LHL मतलब लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x, ये LHL है। 3 माइनस मतलब जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? तो x 3 से छोटा यहां पर है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? -1। फिर आप RHL देखोगे तो मतलब लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x क्या है? तो जब x 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा ऊपर है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1 है। तो LHL RHL सेम है क्या? नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। समझ में आ गया ये चीज? ओके। अच्छा, ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गया सबको ये चीज? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ध्यान दो और मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तुम लोग सॉल्व करोगे। हम्म देखो, सबसे पहले तो इसको कैसे लिमिट निकाला तुम लोगों ने? एल हॉस्पिटल रूल लगा के। तो ये कितना हो जाएगा? एन एक्स की पावर n-1। नीचे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, सॉरी 1। फिर लिमिट लगा दोगे, लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 80। क्या ये क्लियर? अब वैल्यू पुट करके चेक करके देख लो। n इज इक्वल टू 1 पे आएगा क्या? नहीं आएगा। n इज इक्वल टू 3 पे आएगा तो देख लो 3 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2। 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 3 12। 12 आ रहा है और इधर पे कितना आ रहा है? 80। फिर 5 रख के देख लो तो 5 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 5 का कितना हो गया? 80। तो मतलब आ गया इस पे आंसर। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना आपको दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। हर बार सॉल्व करके मैं सही आंसर पे पहुंचू ये नहीं, आंसर को देख के सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाऊं। ठीक है। नहीं तो ज्यादा टाइम लगा दोगे तुम लोग वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन पे। हटा दो उसको फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑप्शन ए आ गया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 15 x की पावर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। उसका x की जगह 1 डाल दो तो 15 बन गया। नीचे वाले का क्या हो जाएगा 10 x की पावर 9, x की जगह 1 डाल दो तो 10 बन गया। 15/10 मतलब 3/2। आयुष क्लियर? हटा दो इसको फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। एक सेकंड में आया, सॉल्व करना तब।
किसी का आया ऑप्शन बी और ऑप्शन ए और किसी का कुछ आंसर? वहीं छोड़ दिया गया यार। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखना। एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हो, कैसे कर रहे हो सॉल्व? एल हॉस्पिटल लगा रहे हो, लेकिन यहां पर वो रूट वाले का डेरिवेटिव याद है, 1/2 रूट ऐसा वाला पूरा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आसान तरीका क्या है मैं बताता हूं। आप क्या करो, ये 1+x को मान लो y, समझ गए? तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, y-1। तो ये जो रूट में 1+x था, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रूट y, और इधर पे क्या बन जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय, नीचे में जो x था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y-1। क्या ये समझ गए? और लिमिट जो पहले x टेंस टू 0 थी, तो x टेंस टू 0 मतलब x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा, y टेंस टू 1 आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब डिफरेंशिएट करो तो रूट y का डेरिवेटिव तो याद होगा 1/2 रूट y, ये होता है, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, नीचे तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1, और यहां पर क्या लगा है, लिमिट y टेंस टू 1। क्या ये क्लियर? अब y की जगह पे 1 डाल दो, तो कितना बनेगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। या देखो एक और चीज है, अगर सीधे वो फॉर्मूला याद रखे हो ना, तो फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला y की पावर n-1 की पावर n अपॉन y-1, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n a की पावर n-1। ये वाली प्रॉपर्टी जो 11th में पढ़ते थे, ये अभी भी मैंने बताया। एल हॉस्पिटल अगर नहीं लग रहा है ठीक से तो अभी, क्योंकि डिफरेंशिएशन अभी हमने किया नहीं ना, तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा करेक्ट आंसर। हाँ, आया किसी का आंसर? तो इधर पे ध्यान दो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, यहां पर x से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 7x डिवाइडेड बाय x। नीचे में क्या हो जाएगा, tan 5x डिवाइडेड बाय x। हर जगह एल हॉस्पिटल मत लगाओ ना, नहीं तो फिर वो बेसिक तरीका भूल जाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आएगा, कई क्वेश्चन वो सब्जेक्टिव भी आएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्या करना है, वो साइन वाली प्रॉपर्टी क्या है, जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए। तो एंगल में 7x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 7x, तो बाहर में 7 मल्टीप्लाई कर दो। इधर tan 5x है, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, 5x, तो इधर 5 कर दो मल्टीप्लाई। समझ गए? तो 7/5 आ गया बाहर। अब ऊपर वाले की लिमिट क्या हो जाएगी, 1, नीचे वाले की लिमिट कितनी हो जाएगी, 1, तो क्या आ गया आंसर, 7/5। समझ गए ना? तो ये प्रॉपर्टी याद है, टेन में और साइन में दोनों में सेम टाइप की प्रॉपर्टी लगती है। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं, करेक्ट। इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 4/2। कैसे 4/2 आएगा, समझ गए ना, ऊपर नीचे एक्स एक्स से डिवाइड फिर वो, ठीक है। तो कई बच्चे ये तरीका लगाते हैं, क्या करते हैं पता है, ये साइन साइन काट देते, एक्स एक्स काट देते, 4/2, ठीक है। हाँ, ये शॉर्टकट ट्रिक के लिए ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी कोई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, करेक्ट आंसर बताओ। क्या आ रहा है, श्योर है, 0? ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी, कॉस वाली प्रॉपर्टी अगर लगाना है, तो जो एंगल में वही यहां पर भी होना चाहिए 4, तो 4 यहां पर मल्टीप्लाई करोगे और 4 एक बाहर में भी कर दोगे। लेकिन कॉस में क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। समझ गए? कभी डाउट आता है तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके भी चेक करके देख लेना। ऊपर में 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, और x की वैल्यू 0 डालोगे, साइन 0 क्या हो जाता है, 0। समझ गए ना ये चीज?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी देखो सब्जेक्टिव वे में बनाओगे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हाफ एंगल फॉर्मूला ये सब बहुत सारे तरीके रखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अगर मेंशन कर दोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो बताओ। कैसे? मेरे को लग रहा है मेरे को बताना पड़ेगा इसको, और इसको ना एल हॉस्पिटल से मत बनाओ, इसको सब्जेक्टिव सोच के बनाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। चलो सबसे पहले यहां पर हो गया लिमिट एक्सटेंस टू 0, यहां पर क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स, और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, यही है। अब ऊपर और नीचे में लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ऊपर में अगर मैं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। नीचे क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। क्या ये क्लियर, समझ में आया? तो वही वाला x तो मैं इसको साइन एक्स के अपॉन में भेज दिया ना, समझ गए ना सभी ये। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और इधर पे वैल्यू पुट करूंगा तो cos 0 कितना होता है 1, 1 होता है ना cos 0, 1 + 1 कितना आ गया 2, तो कितना आएगा इसका आंसर 1/2। क्या ये समझ में आया? नहीं आएगा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कैसे सॉल्व किया, इसने कुछ और तरीका लगाया, हाफ एंगल फॉर्मूला ये सब लगा के, हमने ज्यादा इजी तरीका किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सॉल्व करो इसको। पहले देखो डायरेक्ट मेथड, क्या डायरेक्टली हम x की जगह पे π/4 रख सकते हैं क्या? तो डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर 10/4 क्या होता है 1, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नहीं कर सकते। फिर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, फैक्टराइजेशन वाला मेथड सोचो लगा सकते हैं क्या? वही याद है स्टेप बताया था, पहले डायरेक्ट, फिर वो नहीं हुआ तो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ऊपर और नीचे वाला कट जाना चाहिए, नीचे वाला जो 0 बना रहा है, तो उसके लिए आपको एक फैक्टर क्या चाहिए 10x-1, क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या? तो देखो अगर मैं इसे लिखूं sec²x-1 अपॉन 10x-1, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब sec²θ-1 ये क्या होता है बताओ, 10th की आइडेंटिटी, 10² याद है ना? तो ये क्या बन जाएगा 10²x-1 डिवाइडेड बाय 10x-1। क्या ये क्लियर? अब इस 1 को क्या लिख दोगे 1²। अब यहां आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a² - b², तो ये क्या बन जाएगा a + b इंटू a-b, और नीचे में क्या बना है यहां पर 10x-1, बाहर में लिमिट चला आ रहा है उसको मत भूलना, लिमिट x टेंस टू कितना है π/4, लिमिट x टेंस टू है π/4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये वाला टर्म कट गया, अब x की जगह पे रख दो π/4, तो 10 π/4 कितना होता है 1, 1 + 1 कितना आ गया ये 2, तो करेक्ट आंसर हो गया 2। क्या ये क्लियर सबको, समझ गए ना सभी? तो ये लॉजिक डेवलपमेंट करने के लिए ना आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने एकदम बेसिक से क्वेश्चन लेके आया ताकि ये सब बनाओ, ताकि प्रैक्टिस में आ पाओ, क्योंकि 12th के क्वेश्चंस जो है ना एमसीक्यू के लायक वाले क्वेश्चन ही है अभी, लेकिन इसको जो 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो टफ है काफी। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बताओ।
मेरे ख्याल से सही है। कैसे बनाया? ओके। हाँ, नहीं 1/2 आ रहा है। हम्म, बताओ मैं सॉल्व करके। ओके, देखो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 ही आ रहा है ना इसका। हाँ, चेक करो इधर पे, ध्यान देना। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर और नीचे रैशनलाइज कर देता हूं। किससे रैशनलाइज करूंगा? कोसेक प्लस कॉट से। तो ऊपर क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। क्या यहां तक क्लियर? डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब न्यूमरेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। नीचे में आ जाएगा x इंटू, इस वाले टर्म को ना मैं ऐसे लिख देता हूं, 1/, ये कितना बन जाएगा? 1/, साइन एक्स प्लस 1/, ये कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। क्या यहां तक क्लियर? अब न्यूमरेटर वाली जो चीज है वो आइडेंटिटी क्लास 10th की, उससे क्या होता है? 1। तो ये हो गया 1/x, और एलसीएम लेने पे ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो गया? साइन एक्स। क्या ये क्लियर? ये साइन एक्स जाएगा ऊपर, तो ऊपर में क्या हो गया? साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू यहां पर क्या बच गया? 1/1 प्लस कॉस एक्स। क्या ये क्लियर? यहां पर लिमिट क्या चल रही है? लिमिट एक्स टेंस टू 0। एक्स टेंस टू 0 लगाने पे ये क्या हो जाएगा? 1। यहां पर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1/2। क्या ये समझ में है? कहीं कोई डाउट तो पूछ लो। ये स्टेप क्लियर ना यहां तक का? एलसीएम लिया तो यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स चला गया ऊपर, इसको मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अलग किया, 1/1 प्लस कॉस एक्स अलग किया। यहां पर साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या हो जाता है? 1। यहां लिमिट लगाऊंगा तो cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2 बना। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखते हैं सॉल्व कर पाते हो या नहीं। मेरे को लग रहा है नहीं सॉल्व कर पाओगे, बताना ही पड़ेगा। आ, एक मिनट ना। टू आ रहा है? हाँ, 2 आ रहा है करेक्ट आंसर। कैसे बनाया? कैसे बनाया खुशबू? अच्छा, ये सब किया। लेकिन वो मैं बताया ना, एल हॉस्पिटल कई बार हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, तो आपको दूसरा मेथड भी ध्यान में रखना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो गया? कॉस एक्स। ये कॉस एक्स को अलग किया लिमिट से, बाकी सबको अलग। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। क्या ये क्लियर? अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये तो हो गया 1, खत्म। ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूला याद करो, मैं कई बार बोला, ये 50 बार यूज होगा। 1 माइनस कॉस एक्स, किसको याद है? याद आया? मैं बोला था ना बहुत बार यूज होगा। हाँ, 1 माइनस कॉस एक्स, 2 साइन स्क्वायर x/2, ये लगेगा फॉर्मूला। याद आया ये वाला? हाँ,
एक मिनट, ये अप्लाई करो, बैठो ना सर, ऑफिस में बैठो ना। तो यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये वाला 2 तो बाहर निकाल दिया, 1/2 आ गया बाहर, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब क्या रूल बताया मैंने, जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहां पर क्या आना चाहिए, एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो ये 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो ये चीज। तो ये पूरा टर्म तो प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, 1। हाँ तो कोफिशिएंट तो बाय 2 है ना, 1/2 है ना, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/2। 4/2 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 2। समझ गए ये चीज? तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो आज मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए ना, इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना। एल हॉस्पिटल रूल हर बार मत लगाना, आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन सीखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले ही क्वेश्चंस आएंगे फाइनल एग्जाम में। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये सारे क्लास 11th के लेवल वाले क्वेश्चंस थे, क्योंकि पहले ये बना पाओगे लिमिट निकालना, तब कंटिन्यूटी पे हम आ पाएंगे। समझ गए? ओके, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है ना, कैंसिल हो गई है, ठीक है।